हाँ ठीक है। मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन जो आपका पेपर है उसमें प्रेजेंटेशन चल रही हैं, तो पिछली प्रेजेंटेशन नेहा पटेल की थी और उसी क्रम में आज उनका कंटिन्यू रहेगा। नेहा, आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी पीपीटी को शेयर करते हुए प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। यस सर। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पेपर सेकंड मेजरमेंट एवोल्यूशन एंड स्टैटिक्स में सीसीई पढ़ा हुआ है, उसका हम लोगों ने उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लिया था और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय क्या उसके बारे में देख लिया था और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है उसके बारे में देखा था और मैम इसके बारे में पीपीटी जाना नहीं था शो कि ये हो क्या रही है। होता है। नहीं शो हो रही है? नहीं। एक मिनट। अब शो हो रही है? जी मैम। यस मैम। अभी तक हम लोगों ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ा हुआ था, उसके बैकग्राउंड के बारे में जाना था, उससे आशय क्या है उसके बारे में जाना था और आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय नहीं है उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोग उद्देश्य पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे और हमारे आज कुछ पॉइंट्स उसके बाकी हैं जिसके बारे में आगे हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा था कि कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। इसमें ये कहा गया है कि जो कक्षा में जैसे जो चल रही थी कैसे उसको जो उनकी सीखने की प्रक्रिया थी उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, वो कैसे जैसे कि जो शिक्षक होता है वो कैसे समझ पाए कि उसकी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो क्या होगा कि वो पूर्व देखे बच्चे का आकलन देख करेगा कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा और किस तरीके से बच्चे को हम लोग पढ़ाएं कि बच्चा अच्छे से सीख सके। क्योंकि क्या होता है कि हमारी क्लास में जो हर तरीके का बालक होता है तो हम लोग उसको देखते हैं कि बच्चा किस गति से सीख रहा है, उसमें क्या कमी आ रही है, किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ाएं कि बच्चा अच्छे से सीख सके। जैसे कि हम लोग कोई भी आईसीटी के माध्यम से हम लोग पढ़ा सकते हैं बच्चे को, कोई एक कैसे कि कह सकते हैं कि एक डिस्कशन करा सकते हैं, अच्छा वाद विवाद प्रतियोगिता करा सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं कि जो उनकी पढ़ने की प्रक्रिया है उसको बेहतर बना सके। आजकल तो हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लास में बच्चा कक्षा में तो नहीं सीख रहा है, तो क्या कर रहा है वो अपने घर पे बैठ के सीख रहा है। तो किस माध्यम से सीख रहा है? आजकल आप लोगों ने भी सुना होगा बायजूस क्लासेस चल रही हैं। बायजूस क्लासेस में क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो बच्चे को समझाने का पूरा प्रयास करता है कि वो किस तरीके से जो कक्षा में जो बच्चा है वो किस तरीके से सीखे, उसकी जो प्रक्रिया है किस तरीके से बेहतर बन सके। तो बायजूस क्लासेस में क्या करते हैं, अलग अलग फिगर ड्रॉ करते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को अच्छे से समझ आ सके, तो उनको क्या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो उनकी बेहतर हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की प्रगति के प्रमाण पत्र तय कर पाना जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो प्रगति होती है उसके क्या होता है कि जब एग्जाम करा देते हैं तो उनके क्या प्रमाण पत्र देते हैं बच्चों को, तो क्या करते हैं कि वो कितना अच्छे से कर पा रहा है बच्चा कि नहीं कर पा रहा है, क्या सीख पा रहा है, तो क्या उनके प्रमाण पत्र तय करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उनके अभिभावक जो होते हैं उनको देते हैं कि आप देखिए कि आपने बाप के बच्चे ने कितनी अच्छी प्रगति की है, किस सब्जेक्ट में की है, किस में नहीं की है, जिसमें बच्चा कमजोर है किस सब्जेक्ट में तो उसमें उसको कितनी अच्छी उसकी प्रगति हो पाई है, कितनी नहीं हो पाई है, दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके। और भी जो होते हैं क्या बोलते हैं कि जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं और भी टीचर्स होते हैं तो उनको क्या उनको दिया जा सके कि बच्चे में कितनी स्किल्स आ पाई, कितना अच्छा सीख पाया, जो उसका पहले की रिपोर्ट कार्ड थी
उससे वो बेहतर से कर पाया कि नहीं कर पाया, तो क्या वो संप्रेषित किया जाता है, जो उनके प्रगति के प्रमाण होते हैं। कई प्रकार के बच्चे खेलकूद में भी भाग लेते हैं, तो उनके क्या होते हैं, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग को प्रमाण पत्र दिए जाते थे ना कई प्रकार के, कि आपको प्रमाण पत्र आपको दिया गया, आपने इसमें बहुत अच्छा उपलब्धि प्राप्त की है, फर्स्ट जैसे कि प्रथम कह देते, द्वितीय कह देते, तो हम लोग को प्रमाण पत्र मिलते थे। उधर बच्चे की क्या होती, उनकी प्रगति के बारे में पता चलता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा था और किस तरीके से वो सीख पाया है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय व दबाव को दूर करना और उन्हें स्व आकलन हेतु प्रोत्साहित करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी था कि जो बच्चों में परीक्षा का भय था, जैसे हमने आपको बताया था कि 2009 में जो ये प्रावधान था कि जो 5वीं की बोर्ड परीक्षा और 8वीं की बोर्ड परीक्षा थी, उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। क्यों किया गया खत्म? क्योंकि इसलिए जो बच्चों में भय था कि नहीं हमारी बोर्ड की परीक्षा हो रही है, और उन्हें क्या होता था, उनके अंदर दबाव होता था, तो वो क्या है, वो चीजें अच्छे से नहीं कर पाते थे, वो चीजें इतना मतलब क्या होता है कि वो दबाव के कारण वो चीजें भूल भी जाते थे। क्योंकि अपने खुद पे भी अप्लाई करके देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज होती तो क्या हम लोग जब दबाव में कोई काम करते तो क्या अच्छे से हो पाता है, नहीं हो पाता है। उसी प्रकार एक छोटा बच्चा बालक होता है, तो वो भी वो भय और दबाव के कारण नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यही था कि उसको दूर किया जाए और उन्हें जो उनकी प्रगति है, जो उन्होंने काम किया है, स्व आकलन हेतु प्रोत्साहित किया जाए करना, कि वो लोग खुद का आकलन कर सकें कि हमने कहाँ पे गलतियां की हैं, कहाँ पे हमारी कमियां आई हैं, उनको भी दूर किया जा सके। उनके भय को भी दूर किया जाएगा और उनके स्व आकलन हेतु भी वो अपने आप वो प्रेरित करेंगे शिक्षक कि उनको दूर किया जा सके। ये भी एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसी की वजह से हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 2009 में आया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक बच्चे को सीखने और विकास में मदद करना। जैसे हमने आपको बताया था, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया, उस अनुसार जैसे क्या होता है कि बच्चा जो होता है, प्रत्येक बच्चे की सीखने और विकास में मदद करना। बच्चा क्या होता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो हमारा क्या होता है, जन्म से ही होता है। उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर चीज जो विकास होते हैं ना, वो जन्म से ही होते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को इतना बचपन से ही बेहतर बनाना चाहिए कि उनके जो विकास का जो क्रम है उसमें भी उनको मदद मिल सके। क्योंकि बच्चा जो होता है, हर कोई बच्चा विशिष्ट नहीं हो सकता, ना ही हर कोई बच्चा सामान्य हो सकता है। तो हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग मानसिक स्तर के होते हैं। कोई जैसे पिछड़ा भी हो सकता है, बहुत जैसे सृजनात्मक बालक भी होता है, और विशिष्ट बालक भी होता है, सामान्य बालक भी आता है, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं। तो हमारे कई तरीके के बालक होते हैं। तो उनको क्या था, उनकी विकास की प्रगति देखी जाती है कि वो किस तरीके से सीख रहे हैं, किस तरीके से उनको सीखना है, किस तरीके से उनको मदद करनी है, ताकि उनकी जो विकास की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि जो सवा, जैसे कि हम लोग आपको एक ये फिगर दिख रहा होगा, ड्रा किया है, 125 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ टीचर। तो इस समय क्या है कि अगर बच्चे का विकास की प्रक्रिया को हम लोग बेहतर बनाना है, तो स्कूल में उन्होंने क्या कहा है, स्कूल में जो टीचर है 87 लाख, कॉलेज में टीचर है 14 लाख। इन्होंने क्या कहा, 23 स्टूडेंट पर एक टीचर स्कूल में, 29 स्टूडेंट पे एक टीचर कॉलेज में। तो क्या ये 2019 के आंकड़े के अनुसार है। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा है, हमारे जो 23 स्टूडेंट है, 23 छात्र है, उन पे एक शिक्षक कार्य करे। अगर उन पे एक शिक्षक कार्य करेगा तो क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीख सकेगा, उसकी जो विकास की प्रक्रिया है उसमें भी उसको मदद मिलेगी। बट क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। इनका उद्देश्य था कि ये कर सके और ये पूरा लागू किया गया। बट हम लोग क्लास में क्या होता है, 50 बच्चे होंगे, और क्या होता है कि 50 बच्चे होंगे तो उनपे क्या एक ही शिक्षक कार्य कर रहा होगा, कभी कभी 100 बच्चे होते हैं, उनपे एक ही शिक्षक कार्य कर रहा होता है। तो क्या है, जो उसकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने ये एक आंकड़ा दिया कि 23 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग लागू करते हैं तो क्या होता है कि जो उनके जो विकास की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, वो काफी हम लोग बेहतर ढंग से बना सकते हैं और वो काफी अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि अगर जो टीचर होता है वो एक एक बच्चे पे अगर ध्यान देगा तो बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। क्योंकि अगर 100 टीचर होंगे, 100 बच्चे होंगे और एक टीचर होगा, तो क्या हम लोग ध्यान दे सकेंगे?
नहीं ध्यान दे सकेंगे, हर बच्चे पे हम लोग नहीं ध्यान दे सकेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो मंद बुद्धि और पिछड़ा बालक जैसे होते हैं तो उन पे हम लोग ध्यान नहीं दे सके। अगर जो विशिष्ट बालक है थोड़ा बहुत तो टीचर ध्यान दे देंगे, जो मंद बुद्धि और पिछड़ा बालक रहेगा तो उसमें क्या ध्यान नहीं दे सकेंगे, तो उनकी जो जो विकास की प्रक्रिया है क्या है वो बचपन से ही धीमी होती चली जाएगी, तो फिर वो आगे वो इतनी प्रगति कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया उनकी विकास की प्रक्रिया पे कि वो आगे अच्छा कार्य कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो 23 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, और जो कॉलेज है वहाँ पे भी 29 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमारी इतनी करोड़ आबादी है, उसके बाद भी हमारे जो टीचर का रेशियो है बहुत ही कम है। इतना मतलब इतना कम है कि बच्चे को नहीं कर सकते, 23 पे एक टीचर नहीं करा जा सकता है। तो इसलिए उनको टीचर जो इसमें ये भी कहा जा सकता है, इनका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो शिक्षक हैं उनको भी काफी क्या बोलते हैं कि उनको भी ज्वाइनिंग देने की जरूरत है, काफी ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, तभी हम लोग 23 स्टूडेंट पे एक टीचर पे वर्क कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, सृजनशीलता को बढ़ावा देना। इनका एक उद्देश्य ये भी था कि बच्चे को जो रटन प्रणाली थी उसको खत्म करना था। उन्होंने कहा कि जो बच्चा क्रिएटिविटी करता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बच्चे नहीं जानते हैं कि क्या करना है, तो बच्चे क्या है कि उनको अगर खुला छोड़ दिया जाता है कि आपको रटने पे ज्यादा ध्यान नहीं है, आपको जिस चीज पे उनका फोकस रहेगा, जिस चीज पे उनकी अभिरुचि रहेगी वो काम करेंगे, तो क्या है उनसे क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी। आजकल की क्लासेस में तो क्रिएटिविटी के माध्यम से बच्चों को काफी चीजें दी जाती है, जैसे क्राफ्ट होता है तो उसमें बता दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है। तो कई हद तक तो हम लोग का ये उद्देश्य एक तरीके से पूरा हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें उन्होंने क्रिएटिविटी सीख भी रहे हैं, बहुत सी चीजें बच्चे सीख पा रहे हैं क्रिएटिविटी के माध्यम से, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न हो रही। बट ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी अभिरुचि के माध्यम से नहीं हो रही है, क्राफ्ट के माध्यम से थोड़ी बहुत उनके अंदर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शिक्षक को ये जानने की बहुत जरूरत होती है कि बच्चे में किस चीज की उसको अभिरुचि है, किस चीज की नहीं है। तो क्या है कि इनका एक उद्देश्य है सृजनशीलता को भी बढ़ावा देना है। हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य एवं महत्व। तो इसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो हमारा पहला पॉइंट था, यह शिक्षक को प्रभावकारी कार्य नीतियों को आयोजित करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि जो हमारा शिक्षक होता है वो नहीं जानता है कि बच्चा कैसा है, जैसे कि कोई नया टीचर है वो बच्चे के बारे में नहीं जानता है कि बच्चा किस तरीके से बच्चों को कार्यनीतियां बनाई जाए जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। तो क्या है कि पहले वो देखेगा कि बच्चे की प्रगति कैसी है, उसकी रिपोर्ट कार्ड देखेगा उठा के, बच्चे के बारे में अवलोकन करेगा, जानेगा कि बच्चे में जो क्या क्या कमियां हैं, किन किन बच्चों में कैसी कैसी कमियां हैं, तो क्या वो क्लासेस लेगा। तो फिर क्या करेगा उसके बाद में, जो हमारे शिक्षक होंगे वो हमारे क्या करेंगे कि एक प्रभावकारी नीतियां बनाएंगे, जिससे आयोजित करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चा जो भी कार्य कर रहा है उसको उसमें क्या बेहतर उसकी कार्यनीतियां बनाई जाए कि जिससे बच्चा सीख सके कि बच्चा, और ये भी देखेगा शिक्षक वहाँ पे कि जो उनकी कार्यनीतियां हैं कि वहाँ पे कौन सी हमारी जो कार्यनीतियां हैं कि वो सही है कि नहीं है, उस माध्यम से बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। तो वहाँ पे क्या आजकल जैसे कार्यनीतियों में क्या कर, जैसे शिक्षक हमारे हैं तो क्या करेंगे, आईसीटी के माध्यम से हम लोग को पढ़ा सकेंगे, ठीक है, कि वो समझ सकेंगे बच्चों को। अगर ताजमहल के बारे में बताना है तो वैसे तो नहीं बता पाएंगे, अगर मुंह से बोलेंगे तो वो क्या बच्चा समझ पाएगा ताजमहल कहाँ है क्या नहीं। तो आजकल आईसीटी का बहुत उपयोग हो रहा है, तो आईसीटी के माध्यम से बच्चे को बताएंगे कि ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल ऐसा है, ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है। तो ये सारी चीजें टीचर क्या बताएगा, क्या बेहतर कार्य नीति मतलब बनाएगा, कार्य नीतियां क्या करेगा। फिर पौधों के बारे में अगर शिक्षक को ज्ञान देना है बच्चों को, तो वो यहाँ क्लास में रह के तो इतना अच्छा नहीं बता पाएगा, तो क्या है कि वो भ्रमण के लिए ले जा सकता है, आस पड़ोस के भ्रमण के लिए, कि ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, पेड़ की लताएं ये होती हैं, पेड़ की जड़ कैसी होती है, पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, तो उसके बारे में खुले वातावरण में भी ले जाके बच्चों को चीजें सिखा सके। क्योंकि बच्चा जो होता है वो प्रैक्टिकल के माध्यम से ज्यादा सीख सकता है। अगर हम लोग मुंह से कोई भी चीज बताते हैं तो बच्चा शायद वो इतने बेहतर ढंग से सीख सके, शायद, मगर वो अगर जाता है जैसे फील्ड में करने कोई भी काम जाता है तो वो अच्छे से सीख सकेगा, प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सकेगा। तो शिक्षक का क्या है कि वो प्रभावकारी नीतियां बनाए जिससे उस बेहतर ढंग से वो शिक्षा प्राप्त कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अभिरुचियों और प्रवृत्ति वाले क्षेत्र अभिज्ञात करता है।
और फिर इसके क्या होता है कि अभिज्ञात करता है। कैसे वो करता है कि जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या कहा कि उसकी विकास की प्रक्रिया, तो विकास की प्रक्रिया वहीं से चालू हो जाती है, उनका उद्देश्य था। तो उसमें क्या होता है कि मूल्यांकन करेगा, क्या करेगा, जो हमारा शिक्षक होगा वो क्या करेगा, छात्र का मूल्यांकन करेगा, उनकी अभिरुचियों को जानेगा, उनकी प्रवृत्ति जानेगा, उनकी टेंडेंसी जानेगा कि क्या है, क्या उनकी अभिरुचियां हैं, क्या कैसे वो कार्य कर रहा है। क्योंकि बच्चे की अभिरुचि हम लोग ऐसे नहीं जान सकते, हम लोग अवलोकन के माध्यम से जान सकते हैं। हम लोग कुछ भी एक ड्राइंग की प्रतियोगिता करा सकते हैं कि बच्चा अगर जो भी उसकी अभिरुचि होगी वो उसके माध्यम से उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। बहुत से हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे बच्चों को क्या होता है कि उनकी अभिरुचियों के बारे में पता हम लोग लगा सकते हैं, जो हमारा शिक्षक होता है वो लगा सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके माध्यम से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन करेंगे। फिर उनकी जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में उनको अगर पढ़ाने का बेहतर उनको क्या बोलते हैं कि साधन उपलब्ध कराएंगे, तो वो शायद वो अच्छे से वो कार्य कर सके। जैसे कि इसके अंतर्गत हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, इससे शिक्षार्थी को शिक्षा के क्षेत्रों में निर्धारित करने में सहायता मिलती है। वही मैं जैसे बात कही है कि जो अगर अभिरुचियां, जैसे उनको पता चल जाएगा शिक्षक को कि बच्चे की अभिरुचि आर्ट में है, हिंदी में है, मैथ में है, किस चीज में बच्चे की अभिरुचि है, तो फिर क्या करेंगे, जो शिक्षक होते हैं उनकी अभिरुचियों के अनुसार उनके क्षेत्र निर्धारित कर देंगे कि आपको इस रुचि में ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, अनेक प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध कराएंगे, अनेक प्रकार के टेक्निक्स उपलब्ध कराएंगे। जिस चीज में अगर उसकी रुचि है, उससे जैसे उस क्षेत्र का जो भी टीचर होगा, उसमें जो निपुण होगा टीचर, उसको वहाँ पे लाया जाएगा कि ताकि बच्चा और अच्छे से अच्छे सीख सके। क्योंकि छोटा बच्चे रहते हैं, बड़े बच्चे भी रहते हैं, तो वो इतना अच्छे से नहीं जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो शिक्षक होता है उनको एक बेहतर शिक्षा दे कि उस चीजों को कैसे आपको करना है। एक आर्ट का टीचर है तो आर्ट के लिए अलग टीचर उपलब्ध कराएंगे, और उसके बाद में हम लोग का जैसे साइंस का टीचर है तो साइंस के लिए अलग टीचर उपलब्ध कराएंगे। फिर उसके बाद में मैथ है, मैथ के लिए अलग टीचर उपलब्ध कराएंगे। तो क्या होगा कि बच्चा जो होता है वो अच्छे से अपने क्षेत्रों को निर्धारित कर सकेंगे शिक्षक, और बच्चा बेहतर से बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। सहायता भी उनको मिल जाती है इसमें, जो शिक्षक होता है जिस कार्य में उसकी निपुण होता है तो क्या उसमें सहायता मिल सकती है। कि हमारा जो मैथ का टीचर है, क्या वो आर्ट की इतनी अच्छी जानकारी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसीलिए जो आर्ट का टीचर है वो आर्ट के बच्चों को समझाएगा, और मैथ का टीचर है वो मैथ के बच्चों को अच्छे से चीजें समझा सकेगा। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अपनी शक्तियों और कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं को पता लगाने में सहायता करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही, जैसे कि बच्चे को जो हम लोग परमानेंट उनका सतत व्यापक मूल्यांकन करते रहते हैं, तो बच्चे जान सकेंगे कि हमारे क्या कमजोरियां हैं, हमारी क्या गलतियां कहाँ पे क्या हो रही है। तो उससे क्या होता है कि वो अपनी शक्तियों को पहचान सकेंगे, हमारी यहाँ पे कमियां हो रही हैं, हम यहाँ पे और अच्छा बेहतर ढंग से कार्य कर सकते थे। और अपनी कमजोरियों को पता लगाएंगे कि शायद हमारी यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, कुछ जैसे कि न्यूमेरिकल लगा रहा है बच्चा, तो उसमें उसकी क्या हो रहा है कि उसको बार बार क्या होता है कि उसकी गड़बड़ हो जा रहा है न्यूमेरिकल की, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, फॉर्मूला गड़बड़ हो रहा है, ऐसी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। तो क्या वो पहचानेगा अपनी कमजोरियों को, अपनी कमजोरियों को पहचानेगा, फिर क्या करेगा, फिर उसकी आवश्यकताओं, फिर उसको पता लगाने की भी कोशिश करेगा। जैसे न्यूमेरिकल में उसने क्या किया, फॉर्मूला अगर गलत कर दिया तो क्या वो बार बार देखेगा, फॉर्मूला को देखेगा, फिर वो समझेगा अच्छा मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया था, इस वजह से हम ये मेरा जो न्यूमेरिकल हल किया है वो चीज नहीं आ पा रही है। तो क्या अपने कैसे आकलन करेगा कि हम ये चीजों को सीख नहीं पा रहे हैं, फिर वो पता लगाने में भी क्या करते हैं, सहायता करता है। कि टीचर भी होता है वहाँ पे, बच्चे टीचर भी और छात्र भी दोनों ही मिलके अपनी अपनी कमजोरियों को पता लगा सकते हैं कि हमने कहाँ पे क्या कमी छोड़ी कि बच्चे को नहीं आ रहा है। और जो शिक्षार्थी होता है वो भी वहाँ पे बता सकता है कि हमें क्या कमी ऐसी आई कि जो हमें काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी उनको सहायता मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह विषयों, पाठ्यक्रम और जीवन वृत्तियों के चयन के संबंध में भविष्य के लिए फैसला करने में सहायता देता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसका अभिरुचि पढ़ी, अभिरुचि के माध्यम से हम लोगों ने क्षेत्र डिसाइड किए, फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने इसके द्वारा अपनी शक्ति और कमजोरियों का पता लगाया। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब बच्चा निपुण हो जाता है अपने काम में, तो क्या करता है कि वो जो उसके विषय होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उसमें क्या जीवन वृत्तियों के बारे में चयन करता है कि वो भविष्य में
क्या काम कर सकता है। जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बन सकता है, किसी को आर्टिस्ट बनना है वो आर्टिस्ट बन सकता है, किसी को सिंगर बनना है तो वो सिंगर बन सकता है। जिस जिस चीज़ में बच्चे की रुचि होगी वो चीज़ क्या है, उसमें भविष्य में उसको सहायता मिलती है। क्या होता है कि कभी पहले क्या होता था कि बच्चे को जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं था, उससे पहले क्या होता था कि बच्चे को क्या होता है कि नहीं समझ में आता था कि उसे किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना है, तो वो चीज़ें बेहतर ढंग से नहीं कर पाता था। क्या होता था कि फिर जीवन मृत्यु की उसमें चयन करने में क्या होती थी, समस्याएं आती थी, वो चीज़ें नहीं कर पा, जैसे कि अब मुझे तो इंटरेस्ट जैसे कि मैथ में है, तो क्या हम मैथ में अगर मुझे ना भेज के मुझे आर्ट में भेज दिया जाए, क्या हम बेहतर ढंग से अपने भविष्य का निर्धारण कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा कि मैथ में अगर हमको वो दे दिया जाए कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, आप लोगों को कोई भी चीज़ पसंद आए, तो हम उसको क्या है बेहतर ढंग से चुन सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों की अभिरुचियों का पता लगाया जाए, फिर उनकी कमजोरियों का पता लगाया जाए, जिससे क्या है आने वाले जो समय में वो अपने भविष्य के लिए भी फैसला कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें शिक्षक की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बच्चों को उनकी शक्तियों और उनकी कमजोरियों उनके रुचियों को पहचान कर सके, जिससे उन्हें आगे समस्याएं ना आए जीवन मृत्यु चयन करने में, अपने भविष्य को निर्धारण करने में उनको सहायता मिल सके और वो अच्छे बेहतर ढंग से अपने कार्य को आगे चला सकें। फिर हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सिद्धांत। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे कि बच्चों को क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने बात कही थी। जैसे कि जो हमारा था पहला पॉइंट था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा सीखने की प्रक्रिया साथ साथ चलता है। इसमें बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग बात ही करते चले आ रहे हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। जैसे कैसे चलता है साथ साथ हम लोग कोई भी चीज सीख रहे होते हैं, सतत हम लोग परमानेंट करते हैं, फिर उनका व्यापक, फिर लास्ट में क्या करते हैं मूल्यांकन। ये तीनों प्रक्रिया कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या इन लोग मतलब ये अगर एक के बिना दूसरे का कार्य बिल्कुल ही अधूरा है, तो इन लोगों को क्या होता है कि पूरा एक कंटिन्यू उन लोगों का कार्य होता रहता है। सीखने की प्रक्रिया भी इनकी बेहतर चलती रहती है, सतत करते हैं तो कंटिन्यूस बच्चा सीखता रहता है। फिर हम लोग व्यापक करते हैं कि वो उसके शारीरिक मानसिक संवेगात्मक नैतिक चारित्रिक हर तरीके का विकास हो सकता है। मूल्यांकन फिर हम लोग के लास्ट में आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। उन क्या कहते हैं वो प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया उनके साथ साथ चलती है, किस तरीके से बच्चा अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि वो साथ साथ चलता है कि क्या हम सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। फिर क्या होता है इसमें बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही मूल्यांकन। क्या होता है कि हम लोग जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो क्या होता है बच्चे को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं उनकी सीखने में, किस तरीके से सीख रहा है। शिक्षक भी यहाँ पे कार्य करता है कि अगर जो भी रणनीतियां वो बना रहा है वो सही है कि नहीं है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसके क्या कारण है, क्या कमजोरी ऐसी आ रही, क्यों नहीं पता कर पा रहा है, तो पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या होता है फिर उसके बाद ही क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन हमारी लास्ट की प्रक्रिया है। फिर मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग मूल्यांकन करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं इनका, शुरू में तो हम लोग उपचारात्मक शिक्षण तो करते ही रहते हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में भी मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद भी हम लोग क्या करते हैं उपचारात्मक शिक्षण भी करते रहते हैं कि ताकि बच्चा और अच्छे बेहतर ढंग से भी सीख सके। फिर हमारा इनका नेक्स्ट जो सिद्धांत है प्रिंसिपल्स है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से की जाती है, ना कि अन्य बच्चों की प्रगति से। इसमें क्या है कि बच्चे का क्या होता है कि जो मूल्यांकन होता है वो स्वयं की कक्षा से की जाती है, ना कि अन्य बच्चों की प्रगति से। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है तो उसकी प्रगति की जाए, देखो वो बच्चा फर्स्ट आया है आप सेकंड आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इनका ये सिद्धांत बिल्कुल नहीं कहता है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे की प्रगति है, जो अगर कोई बच्चा कमजोर है हमारा तो उसकी पिछली जो कक्षा में उसकी जो प्रगति है उसको देखेंगे, उसको देखने के बाद ही उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने किस चीज में उसकी कमी आ रही। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को कोई भी चीज आ रही होती है फिर भी वो एग्जाम के समय शायद वो नहीं कर पाता है, कुछ शायद मानसिक स्थिति के कारण
किसी भी कारण, भय या दबाव के कारण कुछ भी हो सकता है, वो नहीं कर पाता है। तो उनमें इनका सिद्धांत तो एक उद्देश्य था कि बच्चे को निरंतर क्या बोलते हैं कि सीखने की प्रक्रिया साथ साथ चले, फिर उसके बाद में इनकी जो बच्चे की प्रगति है, पिछली प्रगति, उसको देखें, उसको देखने के बाद ही इनका मूल्यांकन करें। अन्य बच्चों से बिल्कुल भी उनका मूल्यांकन नहीं करें, क्योंकि अगर अन्य बच्चों से मूल्यांकन करता है अगर शिक्षक, तो फिर क्या होगा कि उस बच्चे में उसकी हीन भावना की भी संभावना आ जाती है कि वो बच्चा ज्यादा होशियार है, मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो नहीं करना है, बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखना है, उसको समझना है कि बच्चे में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ कमी नहीं आ रही है, उसको देख के ही उसको मूल्यांकन करना है। क्योंकि जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि क्रम वाइज क्रम मतलब बेहतर ढंग से शिक्षा उपलब्ध कराने की बच्चे में कोशिश कर रहे हैं। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों को सीखने की गति एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे इनका देखिए, जैसे इनका फर्स्ट था, सीखने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। बच्चे की प्रगति की तुलना क्या, पिछली कक्षा से की जाती है। फिर क्या करते हैं, सीखने की गति, बच्चे की सीखने की गति कैसी है, कहीं धीमी तो नहीं है, क्योंकि हर बच्चा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर तरीके के हमारे बालक होते हैं, तो उनकी गति देखेंगे, क्षमता देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक बार टीचर ने समझाया तो बच्चे को आ गया समझ में, और कभी सारी क्लास में हर बच्चे को तो नहीं समझ में आ सकता है कि अगर एक बार में समझ में टीचर ने समझाया तो एक बच्चे को समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। तो क्या है, बच्चे की गति देखनी है कि वो कितनी गति से काम कर रहा है, उसकी क्षमता देखनी है कि वो उस काम को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा कि अलग अलग गतिविधियों का प्रयोग करेगा। क्या होगा, फिर शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक करेंगे कि ये काम करें कि वो अपनी जो उन्होंने कार्यनीतियां बनाई थी, रणनीतियां बनाई थी, उसमें क्या करेगा शिक्षक, उसमें बदलाव करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ इसमें बदलाव लाया जा सके, कि उस बच्चे को भी समझ में आ सके कि जो हम उनकी गति है, वो क्षमता है, वो किस बेहतर ढंग से वो भी परफॉर्मेंस कर सके। कभी कभी क्लास में ऐसा होता है कि एक बार जो बच्चे को समझ में आ जाता है, तो वो बच्चा जो होता है कि वो दूसरे बच्चे को समझाने का प्रयास करता है। क्योंकि कैसा होता है कि कभी बच्चे जो होते हैं टीचर की बात कुछ ना समझ पाए शायद इतने बेहतर ढंग से, जो अपने क्लासमेट्स होते हैं उनकी बात को शायद वो बेहतर ढंग से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो जैसे विशिष्ट बालक हुआ, उनको अच्छे समझ में आ गया, तो वो जो उनकी गति जैसे कमजोर है, कम लिख पा रहा है, कम उनकी क्षमता है, शायद उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, तो उनमें क्या करते हैं जो टीचर होते हैं, बच्चे से बोल देते हैं कि इनको समझाने का प्रयास कीजिए कि शायद वो आ सके। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे समझाने का प्रयास करते हैं और बच्चों को आ भी जाता है और समझ में आ भी जाता है, जो उनकी क्षमता है कि उन अनुसार भी शिक्षक कार्य करता है और बच्चे भी समझाने की पूर्णता प्रयास करते हैं। ये हमारे इसके सिद्धांत थे, और ये सिद्धांत जो थे हमारे ना एक दूसरे से कोरिलेटेड है एक तरीके से, क्योंकि पहले हम लोग जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा इसमें कि पहले मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया, फिर तुलना की, फिर उसके बाद में अलग अलग क्षमता के अनुसार जो बच्चे होते हैं उनका भी उपयोग किया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र। इन्होंने ये कहा कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होते हैं उनके दो क्षेत्र होते हैं। दो क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो पहले हम लोग जानते हैं जो सह संज्ञानात्मक क्षेत्र है, उसमें क्या है कि सह संज्ञानात्मक मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र है जो, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उच्चतम स्तर के बच्चे होते हैं, उनका भी मूल्यांकन किया जा सकता है, जो क्या होता है कि बच्चों के मानसिक विकास में भी मदद करते हैं। और क्या होता है कि इनके माध्यम से ही बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करके बच्चों के जो मानसिक स्तर है उसको भी देखा जाता है, किस प्रकार से बच्चे की जो गति है सीखने की वो किस प्रकार से सीख रहा है। जैसे क्या होता है कि इनके कई प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं लिखित कार्य हम लोग दे देते हैं, कभी कभी मौखिक कार्य भी होता है, कभी कभी प्रोजेक्ट कार्य भी हम लोग दे देते हैं बच्चों को, कभी कभी असाइनमेंट वर्क भी बहुत सारे होते हैं वो दे देते हैं। तो इनका जो कहते हैं एक तरीके से इनका जो मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो उद्देश्य था, वो कहते हैं बच्चों की गति एवं क्षमता के अनुसार बच्चा कितने अच्छे ढंग से सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, उसको भी ये बेहतर अवसर मतलब कहते हैं कि बेहतर बनाने का प्रयास किया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र में, कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है क्योंकि वो अच्छे से सीख पाए। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो चीज़ें क्या होता है कि जब उसको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, कोई मौखिक कार्य दिया जाता है, कोई लिखित कार्य दिया जाता है, तो क्या होता है बच्चे अपना मानसिक
मानसिक अपना देखते हैं, मानसिक स्तर देखते हैं कि कहाँ पे, तो क्या हर बच्चा अपने अपने तरीके से देखता है, वो सीखने का भी बेहतर ढंग से प्रयास करता है कि बच्चा किस तरीके से कर पा रहा है। क्योंकि हम लोगों को ही देख लीजिए, हम लोग को असाइनमेंट वर्क दिए जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कई जगह से ढूंढ ढांड के हम लोग लाते हैं कि कैसे करना है। तो बच्चे की मानसिक स्तर भी देखा जाता है कि बच्चे कहाँ से क्या ला सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं, और कैसे अपने असाइनमेंट हैं और बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट वर्क हैं, उनको कितने बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन आता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और फिर इसके अंतर्गत हम लोग ये दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र है, जो छोटे बालक हमारे होते हैं, उनका कहते हैं जो उनके जो मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और मनोगत्यात्मक विकास, उसका भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को कराया जाता है कि क्या होता है कि खेल कूद, और जैसे कि बताया था मैंने, उसमें क्रिएटिविटी के माध्यम से नैतिकता आती है, नैतिक के माध्यम से कई प्रकार के इसमें कि क्या होता है कि मतलब बहुत तरीके की वृत्तियां भी शामिल होती है, जैसे बच्चों के अंदर सहयोग की भावना, कार्य अनुभव की भावना कैसे पैदा की जाए, गतिविधियों की भावना, अनुशासन उनका कैसा होना चाहिए, उनकी एटीट्यूड कैसे होने चाहिए किसी भी पक्ष को लेके। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे में साहित्यिक उसका विकास कैसे हो सके, सांस्कृतिक उनका विकास कैसे हो सके, तो हर तरीके की इसमें क्या आते हैं कि जो सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र है, को करिकुलम एक तरीके से एक्टिविटीज कराई जाती हैं छोटे। इसमें पहले हम लोग को भी याद होना चाहिए कि हम लोग क्या पहले पीटी होती थी, किस लिए होती थी कि बच्चे का क्या है वहाँ पे मानसिक विकास भी हो सके, उनके अंदर भावना भी आ सके। हम लोग को पहले देश के प्रति बताया जाता था, बहुत सारे नारे लगवाए जाते थे, हम लोग को क्या होता था कि प्रार्थना कराई जाती थी, तो एक अनुशासन भी उसके अंतर्गत आता था। हम लोग कार्य भी करते थे, पीटी भी करते थे, और एक तरीके से पीटी का जो पार्ट था वो योगा के तरीके का पार्ट था। तो हम लोग ये सारी चीजें करते थे, तो क्या होता था हम लोग के अंदर एक क्या बोलते कि कह सकते हैं कि हम लोग एक विचार पैदा होता था कि नहीं ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें जो विकास होता है, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, वो तीनों ही डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा अगर कोई भी कार्य करता है तो वो तीनों चीजों से करता है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे जब हम लोग को पीटी कराई जाती थी, तो वहाँ पे हम लोग के जो हाथ पैर हैं वो अच्छे से चल सकते थे, अच्छे से वर्क कर सकते थे कि वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि जो हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके अंतर्गत तो सिर्फ हम लोग मानसिक स्तर का ही कार्य करते हैं, बट हमारा जो सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये वाले सारे जो गतिविधियां होती हैं उनका भी क्या बोलते हैं कार्य करते हैं, और हम लोग उसे बेहतर ढंग से सीखने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि और जो हमारे टीचर होते हैं वो हम लोग को क्या होते हैं बहुत सारे अवसर भी उपलब्ध कराते थे, बहुत सारे, जैसे कि आप लोग को भी याद होगा बहुत सारे कार्यक्रम कराए जाते थे, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती थी हम लोग के यहाँ, और क्या ड्राइंग की प्रतियोगिता करा देते थे, बहुत सारी प्रतियोगिता होती थी, और रंगोली बनवा देते थे। तो क्या उससे बच्चों का विकास डेवलप होता था कि वो किस तरीके से जो बच्चा होता है वो कार्य कर सकता है। अभी भी हमारे यहाँ जैसे कि क्लास जो भी हम लोग जैसे एमएड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे कराए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें क्या बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, और उनका क्या होता है उसमें भी उनका जो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो भी विकसित हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन। इसमें क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन क्या है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के भी हमने आपको जैसे बताया था कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन में हमने आपको बताया था रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत के पार्ट हैं। जैसे आप हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो किस तरीके से बच्चों को कराया जाएगा। तो क्या होता है कि रचनात्मक आकलन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक अनौपचारिक हर तरीके से करा सकते हैं। शिक्षण में क्या होता है कि उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसको कितनी अच्छी बेहतर ढंग से हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की यूनिट टेस्ट भी लेते हैं हम लोग, क्या मंथली टेस्ट भी बच्चों को लेते रहते हैं कि उनको बच्चों को किस तरीके से वो कर सकते हैं, और उनके अंदर जो कमियां आती हैं उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, किस तरीके से नहीं सीख रहा है। तो बहुत सारी जो इसमें गतिविधियां होती हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग ये भी फॉर्मेटिव के अंतर्गत
हम लोग ये कार्य करते हैं, बच्चों को कंटिन्यूअस वो चीजें कराते रहते हैं। इसमें क्या है कि इनका एक उद्देश्य, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है हमारा रचनात्मक आकलन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो क्या होता है कि इनका उद्देश्य था बच्चे कितना सीख रहे हैं, उनके सीखने की प्रगति कैसी है, और बच्चे को कहाँ से मदद की आवश्यकता है। मदद की कैसे आवश्यकता वहाँ पे होगी कि जैसे जो हमारा शिक्षक होगा, अगर बच्चे को कोई चीज नहीं आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो क्या शिक्षक वहाँ पे मदद करेगा। और क्या होता है कि जो रचनात्मक आकलन है वो तभी वहाँ पे संभव हो पाएगा जब वहाँ पे जो टीचर का मतलब जो स्टूडेंट का रेशियो है वहाँ पे वो कम हो सके। क्योंकि जो टीचर बच्चों का जो रेशियो होता है ना, बच्चों का रेशियो कम है, टीचर अगर 1 है, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था 23:1, तो वही हाल है कि अगर बच्चे वहाँ पे कम होंगे तो जो टीचर होगा वो बेहतर ढंग से एक एक बच्चे के पास जाके बच्चों की कमजोरियों का पता लगा सकेगा, और वो कितनी बेहतर ढंग से वो कार्य कर रहा है उनके बारे में भी वो जान सकेगा, और उनकी कमजोरियों का पता लगा के उनका उपचार भी कर सकेगा। ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। कि और इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्य ये भी करते हैं कि जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, वो अपने स्वयं का भी आकलन करता है। बच्चा तो करता ही करता है कि वहाँ पे उसने क्या गलतियां की उसको देखता है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है बच्चे को, तो बच्चा फिर से वो कार्य करता है यहाँ पे। और फिर क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो अपना भी स्वयं का आकलन करता है कि हमने किस ढंग से बच्चे को सिखाया, कि बच्चा क्यों, अगर उसमें कमी है तो वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो क्या होता है कि वहाँ पे शिक्षक भी अपना मूल्यांकन करेगा और बच्चा भी अपना मूल्यांकन करेगा, असेसमेंट करेगा, और कितना कुछ सीख पा रहा है वो भी चीजों को देख पाएगा और अपनी कमजोरियों का पता लगा पाएगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव आकलन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। जो हमारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन है वो क्या बोलते हैं कि समेटिव से हमारा पहले आता है, तो उसमें क्या होता है बच्चे हर तरीके से अपने को फीडबैक भी प्राप्त करते हैं। कभी कभी इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे को पास कराना और फेल करना, ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं कि बच्चे को बस पास कर दिया अगली कक्षा में भेज दिया, ये बिल्कुल ही नहीं करना है। समय समय पे पूरे 1 साल का अगर हमारा सेशन है तो पूरे हर समय बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते रहना है, ताकि जो लास्ट में आए ताकि बच्चा अच्छे बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर सके और बच्चा सीख सके। फिर हम लोग इसमें क्या होता है कि जो हम लोग इसकी बात करते हैं रचनात्मक आकलन की, तो उसमें जो वेटेज होता है, जैसे कि जो हमारा वेटेज इसमें निकल के आया था वो 40 क्या बोलते हैं 50:40 का था। 50:40 का मतलब क्या है कि इन्होंने जो प्राथमिक स्तर था उसमें क्या किया, उन्होंने जो 50 क्या बोलते हैं कि 50 का वो दिया हुआ था, क्या बोलते वेटेज दिया था कि कितना क्या कैसे क्या कार्य करना है, और जो उच्च प्राथमिक स्तर था उन्होंने 40 का वेटेज दिया था कि मतलब कम से कम ये कुछ 5 या 6 उपकरणों के माध्यम से बच्चे को बेहतर ढंग से शिक्षा मतलब प्रदान कर सके और बच्चा बेहतर ढंग से सीख सके। और आपको इसमें फॉर्मेटिव आपको एक मूल्यांकन के अंतर्गत आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। 2019 का एग्जाम्पल है, जो लखनऊ का एग्जाम्पल है कि एक जो क्लास फर्स्ट का बच्चा था, क्लास फर्स्ट के बच्चे का जब मूल्यांकन किया गया तो बच्चे ने क्या पाया कि जो उन्होंने शिक्षक ने क्या पाया कि बच्चे को 41.1% जो बच्चा है उसको क्या है कि उसको अक्षरों का ही ज्ञान नहीं है, वो अक्षर ही नहीं जानता है कि अक्षर है कैसे। और उन्होंने देखा कि बच्चे में जो सीखने की जो गति है बहुत ही ज्यादा स्लो है, बच्चा वो चीजें नहीं कर पा रहा है। और उन्होंने देखा 32.9% बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को अक्षरों का तो ज्ञान है बट वो क्या है, वो शब्दों का उसे ज्ञान नहीं है कि वो जैसे आ और माँ, आम, आम को क्या है वो नहीं मिला पा रहा है, वो शब्द को नहीं पूरा पढ़ पा रहा है कि वो क्या है, वो नई चीजें मिला पा रहा है। तो क्या कि आप स्थिति देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे नाजुक तरीके की हो गई कि वहाँ पे अगर ये स्थिति कैसे नाजुक हुई, वहाँ पे क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वहाँ पे वो हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा क्लास में बच्चे होंगे तो वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से स्थिति के कारण ये देखिए यह आंकड़ा निकल के आया था 2019 का 41.1% बच्चे जो हैं छोटे बच्चे हैं उन्हें अक्षरों का ज्ञान ही नहीं। इससे क्या होता है उनके जो विकास स्तर है ना वो भी गिरता चला आ रहा है। इस वजह से यही कारण है कि बच्चा बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसीलिए क्या है कि उसका रचनात्मक आकलन भी करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे में क्या होता है जो विकास की प्रगति है वो भी अच्छे ढंग से हो सके और वो शिक्षक भी अपना आकलन करे और बच्चे भी अपना आकलन कर सके। छोटे बच्चे तो अपना आकलन नहीं कर सकते हैं
क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो अपना आकलन नहीं कर सकते। तो क्या करना है टीचर को बताना है, उपचारात्मक शिक्षण देना है, आपने यहाँ पे ये कमी की है, आप इन चीजों को सीख, मतलब इन चीजों को करो, आपकी ये गलती है। तो बच्चा क्या है, वो बच्चा भी समझेगा कि हम चीजें नहीं कर पा रहे हैं शायद, तो इस वजह से हमारी ये गलतियां, तो बच्चा भी सीखने का प्रयास करेगा। जब कोई भी चीज हम लोग बार बार बच्चों को बताएंगे तो बच्चा वो क्या होगा कि वो बेहतर ढंग से सीख पाएगा और आखिरी में वो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आकलन, और उसका क्या बोलते हैं, योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जो रचनात्मक आकलन हमारा होता है वो उसके बाद की प्रक्रिया है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग तो बच्चे को क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण दे देते हैं और फीडबैक भी प्राप्त करा देते हैं, शिक्षक भी ले लेता है, बच्चा भी ले लेता है। फिर उसके बाद में जो हमारे जो लास्ट का फाइनल एग्जाम होता है उसको हम लोग योगात्मक आकलन कहते हैं। योगा, इसमें क्या होता है कि बच्चे ने जो पाठ्यक्रम में है, मतलब ये जानने का प्रयास करते हैं टीचर कि उसने पूरे साल भर में कितना सीख पाया, कितना नहीं सीख पाया, उसने ये पूरा प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद भी पता है, उसके बाद भी लोग क्या करते हैं कि जो मूल्यांकन है ना, वो निरंतर प्रक्रिया है, वो परमानेंट चलती है हमारी प्रक्रिया है। फिर उसके बाद आकलन, उसका क्या उपचारात्मक शिक्षण करते हैं कि बच्चे ने क्या चीज नहीं सीख पाई, क्या चीज उसमें क्या कमी रह गई, तो क्या वो अगली कक्षा में भी पूर्णतः प्रयास करने की शिक्षक कोशिश करता है कि बच्चा उसे ढंग से सीख सके। एक इसका और भी नाम है, इसको क्या कहते हैं, पेपर पेंसिल के, मतलब पेपर पेन से लिखित रूप में किया जाता है। ये जो हम लोग का जो लास्ट वाला असेसमेंट होता है ये लिखित रूप में होता है, ये नहीं कि हम लोग मौखिक तरीके से बच्चों को करा लें असेसमेंट, तो नहीं, तो हमारा क्या लिखित रूप में ही होता है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, जो शिक्षक हमारा होता है वहाँ पे उसको क्या करना होता है कि जो प्रश्न होते हैं वो छोटे हों, बच्चों के अनुभव से हों। ऐसा ना हो कि बच्चों से प्रश्न बहुत बड़े दे दिए हों और बच्चों के अनुभव से भी ना हो, और क्या बोलते हैं कि बच्चों को जो हल करने, प्रश्न को हल करने में मतलब आनंद आना चाहिए, वो आनंद ना आ पाए। तो ये क्या होगा कि बच्चे जो हम लोग समेटिव आकलन है वो क्या अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या करना है कि बच्चों को छोटे प्रश्न देने हैं, बच्चों के अनुभवों से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के अनुभवों से ना हो, बच्चों को प्रश्न हल करने में आनंद आए। ऐसा ना हो कि उनको बोरिंग सा महसूस हो और बच्चे प्रश्न हल ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्न बड़े होंगे तो क्या बच्चे कर पाएंगे बेहतर ढंग से? बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों के क्या छोटे छोटे प्रश्नों को करने में भी आनंद आता है। और क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ऐसे प्रश्न होने चाहिए बच्चों को जो क्रिएटिविटी के तरीके के, सृजनात्मक तरीके के। ऐसा ना हो कि बच्चे उन्हें रटें, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को रटंत विद्या से बिल्कुल दूर करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को रटना ना पड़े, बच्चों को समझ आना चाहिए क्वेश्चंस, बच्चों को समझ आए और बच्चे उसका आंसर अच्छे से कर पाए। उनको रटने पे बिल्कुल भी ध्यान उन्होंने नहीं दिया है। तो ऐसे उत्तरों को भी नहीं रखना है उनको कि बच्चे उनको रट पाए। तो ये हमारा क्या होता है, योगात्मक आकलन का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और इसमें क्या होता है कि उन्होंने ये बात कही कि हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि जो हमें समेटिव आकलन करना पड़ा, क्यों, क्या जरूरत थी? क्योंकि हम लोग को इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन था उसमें जो हमारा योगात्मक आकलन था, उसमें देखना था कि बच्चे ने एक निश्चित अवधि में क्या सीखा, कितना उसका विकास हो पाया। और ये भी जानने के लिए कोशिश करता है कि बच्चे ने कहाँ पे कितनी अच्छी प्रगति कर पाई। इसीलिए हम लोग को इसकी समेटिव आकलन की भी, समेटिव जो असेसमेंट है उसकी आवश्यकता पड़ी। और ये भी देखते, जो हमारा टीचर होते हैं वो ये भी देख पाते हैं कि जो उन्होंने सीखा, जो फॉर्मेटिव से लेके समेटिव तक आया, जो उन्होंने सीखा वो अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कितना कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा है। ये भी देखने का वो प्रयास करते हैं कि उसने अपने दैनिक जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया। जैसे कि हमने कोई भी चीज क्लास में सीखी, अगर हमने पेड़ों के प्रति कोई भी चीज सीखी कि पेड़ को हमें ऐसे लगाना चाहिए, अगर वो अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पा रहा है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे जो टीचिंग होती है सफल हो जाती है कि अच्छा चलो ठीक है कि बच्चा दैनिक जीवन में भी उपयोग कर पा रहा है, वो अपने घर में लगाएगा, आस पड़ोस में लगाएगा। जो चीजें सिखाई जा रही, अगर जैसे कि मैथ सिखाई गई तो मैथ में क्या होगा कि वो अगर फॉर्मूला दिया गया, अगर उन्होंने क्लास में ही सीख लिया तो वो क्या होगा कि वो अगर घर पे जाके प्रयास नहीं करेगा तो क्या वो भूलने लगेगा। तो क्या कि उसको निरंतर उसको प्रयास करते रहना चाहिए और वो अपने दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग कर पा रहा है। दैनिक जीवन में उपयोग का मतलब ये है कि जैसे कोई भी उसको पैसे गिनने हैं तो वो कितना कर रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, तो वो चीजें करने लगता है, सीख जाता है कि कहाँ पे क्या काम करना है, कहाँ पे क्या काम नहीं करना है। जैसे कि हम लोग पैसे गिनते हैं तो क्या वो हमारे दैनिक जो हम लोग सीख के आते कॉलेज से तभी तो पैसे हम लोग गिन पाते हैं। किसी भी चीज को गिनना होता है तो किसी भी चीज को समझना होता है तो हम लोग क्या दैनिक जीवन में
उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। फिर हम लोग क्या होता है कि उसमें कितना संबंध उसका स्थापित हो सके, जो उसने जो कौशल प्राप्त किए हैं उनके बीच में उसका कितना समन्वय है कि वो चीजों को किस बेहतर ढंग से वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जो अभी तक उसने सीखा है। तो हमारा ये समेटिव आकलन क्यों करना चाहिए, इसका ये भी एक मेन उद्देश्य था कि बच्चे अपने जो दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर पाए। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं उपचरणात्मक मतलब शिक्षण रेमेडियल टीचिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो बच्चे होते हैं इनमें किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वो कैसे दे सकता है बच्चों को रेमेडियल टीचिंग, तो क्या है अवलोकन करके, प्रश्न पूछ के, चर्चा करके, फिर उनको क्या उनकी कॉपियों को देख के, तो ये क्या बच्चे वो भी पता लगा सकता है कि बच्चे कहाँ पे सीख नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेटिव आकलन में बताया था कि बच्चा कहाँ पे वो चीजें नहीं सीख पा रहा है, कहाँ पे क्या नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो हमारे तब क्या हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है कि वो देखना है कि बच्चे कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे से हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे कि बच्चे से पूछ सकेंगे कि जो हमारे क्या बोलते हैं कि हमारे देश की राजधानी क्या है। बच्चे से चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट से लेके हिस्ट्री से अगर पूछना है तो हिस्ट्री से लेके चर्चा करेंगे। ये पूछ सकते हैं हमारा ताजमहल कहाँ पे है, और ये पूछ सकते हैं लाल किला कहाँ पे है। तो क्या प्रश्न पूछेंगे बच्चे से, फिर क्या हम लोग चर्चा करेंगे उन विषयों पे, क्या चर्चा करेंगे। फिर उनकी कॉपियों को भी देखेंगे कि बच्चे ने वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है कि क्या नहीं। तो क्या वो पता करने की कोशिश करेंगे कि बच्चा में कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे वो किस क्षेत्र में वो सीख नहीं पा रहा है, कि हिस्ट्री के क्षेत्र में सीख नहीं पा रहा है, हिंदी के क्षेत्र में नहीं सीख पा रहा, किस क्षेत्र में उसमें कमी आ रही, तो क्या उसको भी सीखने का प्रयास करता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें यह है कि शिक्षक को यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को बिल्कुल भी वहां पे डांटना नहीं है, बच्चे को देखना है, बच्चे को प्यार से समझाना है कि बच्चे में कहाँ पे भाषा में उसकी कहीं गलती तो नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे में भाषा में कोई गलती आ रही है, वो बोल ना पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो बच्चे, और क्या लिखते समय उनकी जो कठिनाइयाँ आती हैं, बच्चों में बहुत सारी लिखने समय कठिनाइयाँ आती हैं, और और ये देखना कि कहाँ पे क्या कमी आ रही लिखने में, ये देखना है कि उनकी जो अनुपस्थिति है वो लंबी क्यों है। कभी कोई बच्चे होते हैं कि वो नहीं आते हैं क्लास में, क्या रीजन है, उसको भी देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, कि उनको जो प्रश्नों को समझना है। जैसे बच्चे ने कोई प्रश्न लिखा, उसको समझने की कोई क्या प्रयास करता है कि बच्चे ने वहां पे समझ पाया कि नहीं समझ पाया, किस तरीके का मतलब लिखते, बहुत सारे होते हैं कि बच्चे कहाँ पे हड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो चीजें का भी समझने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे हम लोग पहले देख लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये क्या है कि इसमें देखिए इन्होंने एक आपको दिख रहा होगा 4 के 9, इसमें लिखे क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा कि जो बच्चे हैं ना उसमें उन्होंने जो लिखा क्वेश्चन बोला कि बच्चे कहाँ पे क्या नहीं लिख पा रहे हैं, क्या पे नहीं। आपको दिख रहा होगा बच्चे आम को गलत लिखा है, लागूद गलत लिखा है, और कौन गलत लिखा है, बहुत सी चीजें उन्होंने बच्चे ने बहुत सारी गलत चीजें लिखी है। तो क्या है वहां पे बच्चे को क्या, एक आपको दिख रहा होगा इधर पे, इसमें लिखा है पहला बच्चे को क्या क्या आता है और बच्चे को क्या क्या नहीं आता है। तो इसमें क्या बच्चे को अक्षर का तो ज्ञान है, बट क्या उसको मात्राओं का ज्ञान है, नहीं है। आपको दिख रहा होगा कौन को उसने क्या लिखा है, कौन लिखा है, आम को क्या लिखा है, अम लिखा है, अनार को क्या लिखा है, अनर लिखा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि बच्चे ने यहाँ पे क्या है बहुत सारी गलतियां की हैं। तो क्या अक्षर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल, बच्चे को क्या बोलते हैं कि अक्षर का तो ज्ञान था, क्या वहां पे क्या मात्राओं का ज्ञान उसको नहीं है। तो वहां पे इससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे फिर सेकंड पॉइंट है बच्चों को शब्द ज्ञान। बच्चों को शब्द का ज्ञान तो है, बस क्या है उसका उच्चारण करना अच्छे से नहीं आ पा रहा है, इसलिए बच्चे में क्या है जो वो लिखने की जो क्षमता है वो नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट है देख कर लिख सकता है, देख कर लिख सकता है, शुद्ध लेखन नहीं कर पा रहा है, लिख रहा है वो देख के कुछ चीजें लिख रहा है, बट क्या है वो शुद्ध लेखन शायद नहीं कर पा रहा है, उसमें भी उसकी कमी आ रही है। फिर क्या चौथा पॉइंट मिठाइयों के नामों से परिचित है, क्या मिठाइयों के नामों से परिचित है, उसको पता है ये मिठाइयां होती हैं, बट क्या है वो सही सही नहीं लिख पाता है। तो क्या है यहाँ पे भी टीचर को क्या करना है उपचारात्मक शिक्षण देना है कि बच्चे वहां पे क्या कमी आ रही है, बच्चे के अंतर्गत क्या नहीं आ रही, तो यहाँ पे भी हम लोग उपचारात्मक शिक्षण दें ताकि बच्चा अच्छे से अच्छे और चीजें सीख पाए, और अच्छे से जो उसमें अक्षरों का ज्ञान में कमी आ रही, मात्राओं के ज्ञान में कमी आ रही है, शब्द ज्ञान में, उच्चारण में, लिखने में जो भी समस्या आ रही है वो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं।
हाँ नेहा, हाँ ठीक है, बस अब इतना नेक्स्ट स्लाइड का हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। यस तो सर। हाँ, बहुत अच्छा और अच्छे से आपने समझाया जो स्लाइड्स थी, ठीक है। मुझे लगता है सीसीई के बारे में किसी को भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये इवोल्यूशन का एक नया ट्रेंड है और हालांकि इसको अब सभी स्कूल्स ने अपना लिया है और लागू हो गया है ये पूरी तरीके से, तो हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आप लोगों के जो भी क्वेरी या क्वेश्चन हैं जो मन में आ रहे हैं वो आप लोग नोट डाउन करके रखिए। जब जिस दिन नेहा का प्रेजेंटेशन खत्म होगा उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो नेहा, अब अगली क्लास में हम इसको यस सर। कंटिन्यू करेंगे। जी ठीक। यस सर।